इतना तक हुआ था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाई छोड़ो बोला था, यानी इतना मुझे स्ट्रेस लेवल मेरा हाई हो गया था। क्योंकि तो बाद में हमें पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे स्कूल ने टॉप किया है। उसके बाद फिर से अगेन 2023 में मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। स्पेशली गर्ल्स को कभी ना रोके। क्यों? क्योंकि हाँ, DIPR कारगिल के यूट्यूब चैनल के तमाम शायकीन को आपके होस्ट मुर्तज़ा फ़ाज़ली की तरफ से सलाम व आदाब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम काफ़ी अरसे दराज से कारगिल पॉडकास्ट सीरीज़ चला रहे हैं। तो कारगिल पॉडकास्ट सीरीज़ के इस स्पेशल शुमारे में, स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपके साथ फिर हाज़िर हैं एक और पॉडकास्ट के साथ, एक शख्सियत के साथ। आज की शख्सियत के बारे में मैं बात करना चाहूँ तो उनका एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। पिछले 5-8 साल से वो काफ़ी मेहनत कर रही है कारगिल में एजुकेशन के फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। उनकी काविशों की वजह से उन्हें डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं आज तारुफ़ कराना चाहूँगा आपको हमारे आज के मेहमान का। हमारे साथ एजुकेटर कुर्रतुल ऐन साहिबा हैं, जो कि प्रिंसिपल है हरका बहादुर आर्मी गुरुकुल स्कूल की। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में वक्त निकालने के लिए। हम आपके बहुत मशकूर व ममनून हैं। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा उस वक्त में ले जाऊँ, आपके ज़िंदगी के पहले इनिशियल स्टेज में किस तरह का आपका सोशल एक अपब्रिंगिंग रही, जिसकी वजह से शायद आपको एक इंस्पिरेशन मिली हो कि आपके आने वाले वक्त में आप एजुकेशन को एज अ करियर चुनेंगे। तो कैसा रहा आपका बचपना? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा भी थोड़ा इंटरव्यू लिया जाए। बहुत ही लकी फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ज़ाया नहीं जा रहा है। जी। तो जहाँ तक स्कूलिंग की मैं बात करूँ, मेरा स्कूलिंग शुरुआत मेरा सुरुएली से हुआ है। वहाँ से नर्सरी टू 10th मैंने वहीं पर किया है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं श्रीनगर गई थी, वुमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, वहाँ एडमिशन लिया था जी। उस वक्त थोड़ा वहाँ पर मेरा हेल्थ ख़राब हो गया था, उस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो मतलब इतना तक हुआ था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाई छोड़ो बोला था, यानी इतना मुझे स्ट्रेस लेवल मेरा हाई हो गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई जितना पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं उतना मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब उतना मेरा मेहनत हो नहीं पा रहा है। तो उन चीज़ों, जी बिल्कुल, तो उन चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रही थी। क्योंकि यहाँ से श्रीनगर जाना, फिर वहाँ वुमेंस कॉलेज में एडमिशन मिलना, फिर वहाँ का लाइक एजुकेशन सिस्टम आप देखेंगे यहाँ से फार डिफरेंट है। तो अच्छा लग रहा था एट ए टाइम कि भाई हाँ, मैं वहाँ भी जाके मैंने एडमिशन लिया, वहाँ का भी मुझे पता चल रहा था कैसा है स्टडीज़। तो उस वक्त थोड़ा वहाँ का भी हालत ठीक नहीं था, श्रीनगर का भी। तो मुझे वापस आना पड़ा। यहीं पर फिर मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, यानी स्टार्टिंग से ही टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो टीचर्स को देखते देखते कभी मुझे ऐसा लगता था कि भाई शायद आगे जाके कहीं ना कहीं मैं भी इनके तरह बनना चाहूँगी। क्योंकि उनका हमेशा मैंने देखा है कि वो कभी सेल्फिश नहीं थे जितने भी देखे। क्योंकि मेरे पापा भी एजुकेशन बैकग्राउंड से ही है, मामा भी एजुकेशन बैकग्राउंड से ही है। तो फिर लाइक उनको कभी मैं घर में देखती थी, भाई हाँ मेहनत कर रहे टीचर, एज ए टीचर वो लोग। तो उन्हीं को देखकर आगे इंस्पायर हो रही थी। फिर मैंने सोचा भाई नहीं, इतना पेरेंट्स मेरे लिए कर रहे तो मुझे मेहनत करना ही है किसी भी तरह। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बीएड के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया था जी। तो उसके बाद मैंने बीएड कर लिया वहाँ पर। बीएड के बाद मैं वापस आई यहाँ। उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया था पीजी के लिए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं वापस आ गई थी तैयारी के लिए फ़र्दर कि भाई मैं क्या करूँगी।
मेरा एक शौक़ था कि भाई मैं इकोनॉमिक्स में पीजी करूँगी, क्योंकि एक होता है ना कि भाई हाँ इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है तो मैं उसी में लेके चल। फिर उस वक्त मैं सेलेक्ट नहीं हुई, तो तब मैंने सोचा बेकार बैठने से अच्छा है मैं थोड़ा सा जॉब वॉब कुछ कर लूँ ताकि थोड़ा फैमिली को भी सपोर्ट मिले जी। फिर मैंने मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल ज्वाइन किया था जी। ये कब की बात है? ये है सर 2011-12 के आई थिंक जी। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ था JNK बैंक में, वहाँ पर मुझे इंश्योरेंस में ये मिल गया था जॉब। उसके बाद फर्दर मेरा ट्रांसफ़र होते रह रहा था, कभी लेह स्कल्जंगलिंग ब्रांच में, कभी सांगो में, कभी यहाँ, तो वो थोड़ा मुझे हेक्टिक लग रहा था। एक तो इंश्योरेंस का यहाँ पता ही है आपको कितना बैकग्राउंड कैसा है क्या नहीं, तो फिर वो भी मुझे थोड़ा सही नहीं लगा कि भाई नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी इस चीज़ को जी जी, मैं इस एरिया के लिए नहीं हूँ तो वो मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा भाई मैं जॉब कर रही हूँ, तो करते करते साथ में मैंने इग्नो थ्रू मैंने पीजी कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैं इतना तैयारी नहीं कर पाऊँगी उतनी जल्दी, जिसकी वजह से मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने इकोनॉमिक्स में पीजी कर लिया था इग्नो थ्रू। फिर उसके बाद एंट्रेंस में हर जगह दे रही थी जॉब नोटिफिकेशन, जहाँ भी निकल रहा था तो सिलेक्शंस नहीं हो रहे थे। शायद मेरी कोशिश में या तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह रही होगी। उसके बाद फिर मैं आर्मी गुडविल स्कूल में सिलेक्ट हो गई थी जी। मैं अपने दूसरे सवाल पे जाने से पहले आपने जैसे कहा कि आपने एक पीयर प्रेशर फील किया श्रीनगर में, जिसकी वजह से आप शायद डिप्रेशन में चली गई, आप बीमार हो गई जी। तो अब आप खुद एक टीचर हैं जी, तो ये जो पीयर प्रेशर है आज के ज़माने के बच्चे भी इसे फेस करते होंगे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आप उनको एड्रेस करते हुए इस पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करें, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तब ऐसा होता था ना कि उस वक्त बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता था, तो मोबाइल नहीं होने की वजह से ज़्यादातर वो लोग स्टडीज़ में कंसंट्रेट करते थे। अभी उनके पास मोबाइल है, उसको हम अच्छे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अच्छे पर्पस के लिए। लाइक हम स्टडीज़ में कहीं प्रॉब्लम हो तो हम चाहे रात को ही क्यों ना हो हम पढ़ सकते थे, बट उस वक्त हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। लाइक मुझे खुद सेकेंड ईयर में मोबाइल दिया गया था जब मुझे डिस्क हो गया था, ठीक है, मैं गिर गई थी कहीं से, तो जिस वजह से मुझे डिस्क हो गया था, तो मैं 2 साल के लिए बेड रेस्ट में रही थी जी। तो उस वक्त मोबाइल दिया गया था क्योंकि मैं कॉलेज में जाती थी बट मैं बैठ नहीं पाती थी सही अच्छे से चेयर पे, या ज़्यादा देर मैं इस तरह से नहीं बैठ पाती थी, तो मुझे पापा को बुलाना पड़ता था वापस लेने के लिए। मेरे टीचर्स ने मेरे पीछे बहुत मेहनत लगाए, तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनका, जिनकी वजह से मेरा ग्रेजुएशन लेवल, जिनकी वजह से मेरा पीजीज़ कंप्लीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर उस वक्त हार माना होता तो शायद आज कहीं नहीं पहुँच पाते। तो उस मोबाइल को क्या किया, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस अगर ज़्यादा चल रहे तो बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं हमारे टीचर्स नोट्स बेच रहे हैं, तो पेरेंट्स बेचारे मजबूर हो जाते हैं उनको दिखा देने पर मोबाइल। तो कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि भाई वो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि भाई हमें मोबाइल चाहिए। बट हमने पेरेंट्स को कहा है कि भाई जितना हो सके आप लोग क्या करें, अपने ही फ़ोन पे रखें ताकि आप सामने बैठकर उनको लिखा दीजिए, क्योंकि हमारे पास जैसे क्लास का 40 मिनट्स होता है, उसमें टीचर उनको समझाएगा, नोट्स देगा, है ना, उनकी कॉपीज़ चेक करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टीचर्स के लिए हेक्टिक वर्क हो जाता है। हालांकि वही टॉपिक उनको क्लास में भी समझाया जाता है, वही नोट्स उनको क्लास में भी जितना हो सके बोर्ड पे दिया जाता है, बट कुछ टॉपिक्स जैसे लेंथी होते हैं तो उनको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे जो है उस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मैं वही स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो उस ट्रस्ट को टूटने ना दें, क्योंकि पेरेंट्स कभी फिर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को लेकर। खुलत साहिबा, आपने कहा कि जैसे कि आप कुछ अरसे दराज से आर्मी गुडविल स्कूल के साथ एसोसिएट हैं, तो हमें बताएं कि आपका इस एसोसिएशन के बारे में, कि आर्मी गुडविल के साथ कैसे आपका एसोसिएशन हुआ, कैसा चल रहा है उनके साथ, और ये जो आर्मी गुडविल स्कूल है लद्दाख के कंटेक्स्ट में या करगिल के एजुकेशन सिस्टम के कंटेक्स्ट में, इसकी क्या एक इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये अलग है बाकी स्कूलों से? राइट, तो जैसे आपको पता है कि मेरे पापा एनसीसी में मेजर रैंक रिटायर हो गए हैं, तो उनका जब भी कैंप होता था
आर्मी के साथ ही रहते थे वो लोग, मतलब आर्मी के, उठना हाँ बैठना उनके साथ उनका ही। साथ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे बचपन से ही आर्मी का डिसिप्लिन, उनका पंक्चुअलिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो पहले तो मुझे खुद शौक था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, बट ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि मुझे डिस्क वगैरह हो गया था जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो आर्मी गुडविल स्कूल में मैंने सोचा भाई एज एन आर्मी ऑफिसर ना सही, मैं एज ए टीचर मैं आर्मी स्कूल में ज्वाइन करूंगी ताकि मैं देखूं कैसा रहता है, क्या रहता है, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैंने 2015 में वहाँ मैंने एंट्रेंस दिया था फॉर टीचर, इंग्लिश टीचर के लिए। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था 2015 में। उसके बाद एज एन इंग्लिश टीचर मैंने वहाँ पर काम किया। फिर 2019 में 1920 में मैं वाइस प्रिंसिपल बनी। उसके बाद मैं प्रिंसिपल बनी, मेरा दूसरा साल है 2024 में एज ए प्रिंसिपल मुझे सिलेक्ट किया गया वहाँ पर। फिर से हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। आर्मी में क्या होता है कि एक कंट्रेक्चुअल बेस पे होता है जहाँ पर चाहे आप जितने साल से भी काम क्यों ना कर रहा हो, आपका भी एग्ज़ाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे से बेटर कोई आए तो वो स्कूल के लिए उनको रखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के एजुकेशन से वो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्या पता कोई और अच्छा बंदा आए, है ना, एज ए टीचर कोई अच्छा बंदा आए जो उनको और भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो एक हम कहें कि आर्मी स्कूल में बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है, चाहे वो आर्मी ऑफिशियल्स के साथ ही क्यों ना हो। उनको कभी विज़िट पे लिया जाता है दूसरे स्कूल्स में, है ना, कभी उनको एक्सपोजर टूर के लिए भेजा जाता है। ये चीज़ें तो हर जगह होती है, बट फिर भी वहाँ पर बच्चों से क्या होता है कि उनको बसेस वगैरह का फ़ीस फ्री है, यानी कि उनको कुछ भी फ़ीस देना नहीं पड़ता है। और उसके अलावा बच्चों का फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है जो हर कोई एफर्ट कर सकता है, चाहे वो जिस भी लेवल का क्यों ना हो। और उसके अलावा हर चीज़ की फैसिलिटी, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड्स क्यों ना कहे, चाहे वो डिजिटल बोर्ड्स, चाहे मोबाइल्स बच्चों के लिए वहाँ पर रखा हुआ है ताकि वो लोग उससे भी नॉलेज गेन करें। और लाइब्रेरीज़, लेबॉर्ट्रीज़, हर चीज़ उनको प्रोवाइड किया गया है जैसे बाकी स्कूल्स में होता है। हालांकि आर्मी स्कूल जो है वो सद्भावना के अंडर होता है, वो आपको पता ही है। तो वहाँ पर कोई भी बच्चा, चाहे वो जिनका मतलब फैमिली अगर पढ़ा लिखा ना हो, उन पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। जी। तो जैसे कि ये तो आपकी स्कूल जो आवर्स एक होता है, जैसे कि 10 to 4 जो अपना जो कमिटमेंट होता है उसमें जो आप एक तो एज ए टीचर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप अपने काम करते हैं। बट हमने देखा है कि जैसे कि आप स्कूल के टाइमिंग से हट के भी जाके भी आप थोड़ा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, चाहे वो हॉलीडेज़ में हो, चाहे वो बहुत एक्सट्रीम वेदर्स में हो, चाहे संडेज़ की बात हो, आप घर घर जाके ट्यूशन देखते हैं। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था, एक डॉक्यूमेंट्री। तो ये इतना लेवल का कमिटमेंट आप में कहाँ से आता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं मरीना जी। ये चीज़ तो मुझे लगता है मैंने मेरे पापा मम्मी से सीखा है, क्योंकि कभी वो लोग क्या कर रहे होते थे, अब बचपन की बात है, मैंने उनको देखा है कि घर में भी वो लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए TLMs रेडी कर रहे होते हैं, या कभी कुछ बच्चे घर पे आके उनसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहे होते थे। मुझे लगता था भाई मतलब स्टूडेंट्स है तो ये लोग कर क्या रहे घर पे। पहले मुझे आइडिया नहीं आ रहा था कि भाई क्या कर रहे, तो मुझे बाद में पता चल रहा था कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था स्टडीज़ में, जिसकी वजह से वो लोग घर तक पहुंच गए थे। तो मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग आ रहा था, हाँ भाई एक टीचर का देखो कि वो ये नहीं सोचते कि भाई वो कहाँ है क्या है, चाहे वो जितना बिजी हो वो कुछ भी करके अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल लेता है। यहाँ पर मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था कि भाई अगर मैंने ये प्रोफेशन चुना है तो मुझे सबसे पहले सेल्फिश नहीं बनना है। क्योंकि अभी मैं कहूँगी कि भाई हाँ मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल आवर्स में ही काम करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी, दैट मीन्स जितना मैंने पढ़ा है वो उसको पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर मेरे अंदर कुछ है, नॉलेज है, चाहे वो किसी भी इसमें क्यों ना हो, मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं अपने सोसाइटी में वो चीज़ें शेयर करूँ, चाहे एजुकेशन रिलेटेड क्यों ना हो, या आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, ठीक है, या फिर क्राफ्ट रिलेटेड क्यों ना हो, जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं एजुकेट करूँ, चाहे मुझे जितना दूर भी जाना क्यों ना हो। कभी मुझे स्नोफॉल हो तब भी मुझे ऑब्वियसली जब मैंने ट्यूशन्स रखा ही है तो मुझे जाना पड़ता है। कभी कुछ बच्चे नहीं आ पाते घर पे तो मैं खुद जाती हूँ उनको पढ़ाने के लिए। एक तरफ से अच्छा लगता है कि भाई हाँ कि भाई
कहीं ना कहीं ये जो पढ़ाई का सिलसिला है वो कंटिन्यू हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहे कि भाई हमें आगे नहीं पढ़ना है। जितना मैंने अभी तक बच्चों को देखा, उनका एक शौक़ होता है, उनमें क्वेश्चंस इतने होते हैं कि मतलब कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ कि भाई हाँ, आज ये क्वेश्चंस हम यहाँ तक रखेंगे, बाकी 10 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, उनको हमें रोकना नहीं होता है। जैसे कभी मैंने सुना भी है कि बच्चे कुछ पूछते हैं तो टीचर उनको मारते हैं। ये चीज़ें मुझे गलत लगी, जहाँ तक मुझे लगा। क्योंकि बच्चे जो है वो क्यूरियस होते हैं, क्यूरियस माइंड के, वो आपसे जितना पूछेंगे आपको उनको, हाँ बिल्कुल दबाएंगे तो वो बच्चे कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने खुद में भी देखा था, बचपन में मुझ में बहुत क्यूरियसिटी थी, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, मैंने पहले ही कहा, मैं शाई नेचर की थी, तो मैं क्लास में अच्छे से नहीं कर पाती थी। तो अभी मेरा फोकस उन्हीं बच्चों पर रहता है। मैं उनको कभी क्या करती हूँ, ऑफिस में लेके चलती हूँ, भाई आप मेरे से शेयर करो जितना हो जाए। फैमिली का कुछ इशू है, अगर आप बता सकते हो तो आप शेयर करो, तो हो सकता है कि मैं कुछ कर सकूं उनके लिए। कभी कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फ़ीस एफर्ट नहीं कर पाते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो एफर्ट नहीं कर पाते, वो बोलते भाई हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो मैं बोलती हूँ मुझे इट्स ओके, जितना हो सके आप दे दीजिए, जितना आपकी खुशी है उतना आप पे कर लीजिए, अदरवाइज़ नो नीड। तो अच्छा लगता है मुझे इस फील्ड में आगे सर्व करना। जी। तो कुर्रा साहिबा, जैसे कि आपकी जो इंडिवियर्स हैं आपकी, या जो सर्विसेज हैं, चाहे क्लास के रूम के अंदर हो या स्कूल के कैंपस के अंदर हो, या जैसे कि आपने कहा स्कूल के कैंपस से बाहर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन्स एंड अदर एक्टिविटीज़ या अदर सोशल एक्टिविटीज़, तो इसका स्टूडेंट्स और कम्युनिटी पे इम्पैक्ट कैसा रहा है, रिस्पॉन्स कैसा रहता है आपकी? जी, कभी कभी होते हैं ना, कुछ नेगेटिव लोग भी मिल जाते हैं रास्ते में। दुनिया में पॉजिटिव, मुझे लग रहा है पॉजिटिव लोगों की बहुत कमी है। क्योंकि जितना मैंने फेस किया है इस फील्ड में जाने के बाद, शायद किसी ने फेस किया होगा। क्योंकि एक माइंडसेट अभी भी वैसा है कि भाई एक लड़की हो के तुम अभी तक बाहर हो, एक लड़की हो के तुम ट्यूशन पढ़ाने घर घर जाते हो, हाँ तुम्हारे पापा मम्मी कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा भाई क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो अभी आपके नेचर को तो मैं चेंज नहीं कर सकती। आप नेगेटिव सोचोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कोशिश करूँगी भाई एक पॉजिटिव वे में शो करने का। अब आप उसको और भी नेगेटिव लेके जाएंगे तो हम कितना ही डिस्कस करेंगे। मैं इनको बोलती हूँ भाई नहीं, कुछ नहीं कहते, ओके। बस उन चीज़ों को इग्नोर करते, अवॉइड करते हुए मुझे इस फील्ड को क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है। उसमें मतलब बाद में उनको समझ आता है भाई कहीं ना कहीं ऐसे टीचर्स की भी ज़रूरत है हमें जो घर में आके पढ़ाए। क्योंकि कभी कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि वो बहुत ज़्यादा दूर रहते, जो आ नहीं पाते। इवन कभी मैं खुद नहीं जा पाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं किराए दे के जाऊँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा मांगते। कभी मैं सही में कहूँ, आपने मेरा वो वीडियो भी देखा होगा, कभी एक ऐसा टाइम भी मेरे लाइफ में है जहाँ मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और मैं गाड़ी को रोक के मतलब मैं बोलती थी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्योंकि वहाँ बच्चे का ट्यूशन है। तो कुछ बोलते थे ज़रूरी है फिर पैसे नहीं होते हुए चढ़ना। तो ऐसे चीज़ें भी मैंने बहुत सुनी है, बट मैं उन चीज़ों को माइंड नहीं करती थी। मैं सोचती थी कोई बात नहीं, बोल दिया ठीक है। बट अगर उस वक्त मैंने हिम्मत हारा होता तो शायद मैं इस लायक नहीं बनती कि आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर चीज़ों को शेयर कर रही होती। काफ़ी काबिल तहसीन है आपने, जो क्योंकि लाइफ यही है, स्ट्रगल का। बिल्कुल स्ट्रगल के बगैर तो मुझे नहीं लगता हम कहीं पहुँचेंगे। उस वक्त लग रहा होगा कि आप क्या कर रही हैं, बट आज जब जाके उस वक्त को देखें तो आपको लगेगा कि उस वक्त के लिए वो ज़रूरी था। बिल्कुल। इवन वही लोग जिन्होंने नेगेटिव कमेंट दिया था, आज वही लोग आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वही लोग आके मुझे कहते हैं कि भाई हाँ तब हमने ऐसा बोला था, तुमने करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील होता है कि भाई हाँ वाकई मैंने किसी के नेगेटिव माइंड को चेंज कर लिया। वो चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि हर एक टीचर का एक अपना अप्रोच होता है अपने सब्जेक्ट को लेके, अपनी एक फिलॉसफी होती है टीचिंग को लेके। क्योंकि आप पे 2 जिम्मेदारियाँ हैं, एक तो टीचिंग की और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। सो आपका अप्रोच या फिलॉसफी क्या रहता है टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स एंड योर टीचर्स, या अपने कोलीग्स की तरफ? इन 2 चीज़ों का आप कैसे, क्या अप्रोच है आपका अपनी टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके? जहाँ तक मैं टीचिंग की बात करूँ, टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है मेरे स्कूल के। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ,
नो डाउट कि बाकी स्कूल में भी टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, वो जितना हो सके कोशिश करते होंगे बच्चों तक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। बट क्या रहता है कि यहाँ पर हमारे स्कूल में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास कभी बुक नहीं होता, कभी उनके पास कॉपीज़ नहीं होते। मैं टीचर को बोलती हूँ कुछ उस बच्चे को ज़्यादा अप्रिशिएट करना जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा हम्बल है। लाइक अगर आप उनको अप्रिशिएट करोगे दैट मीन्स आप कामयाब हो गए हो। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको अवार्ड मिले, हर वक्त आपको अप्रिशिएट किया जाए। अगर आपने उस बच्चे को बिल्कुल लो लेवल से अगर आप लाइक 10% ही सही उसके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ गया, दैट मीन्स आपकी ये जर्नी सक्सेसफुल हो गई है। तो टीचर्स का क्या रहता है, हमारा वो अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। अगर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रहे तो ऑब्वियस सी बात है हमें पीछे लगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा। आपने नोटिस भी किया होगा जब भी घर में बच्चों को हम चीज़ें बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई ये चीज़ तुमने गलत किया है, हालांकि वो गलत भी किया होगा बट वो बोलेगा नहीं मेरे टीचर ने ये सिखाया है। दैट मीन्स वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा किस पे ट्रस्ट कर रहा है? टीचर पे। तो वो ट्रस्ट एज ए टीचर हमें टूटने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि टीचर का ही उस बच्चे के लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो अपने आप सोचें कि भाई जब वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहा है कि आपने गलत लिखा है तो मेरा टीचर सही है, आप गलत बोल रहे हो, तो आप सोचिए कि टीचर एक बच्चे के लाइफ में क्या रोल प्ले करता होगा। तो बाकी बच्चों को भी मैं यही चीज़ें समझाती हूँ कि भाई आप लोग पढ़ाई करो, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, उसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए होगा वो मैं प्रोवाइड करूँगी। जितना मेरी औकात है, जितना मेरे से हो सकता है, आई एम ऑलवेज रेडी कि मैं आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करूँ, और मेरे से ना हो सके मैं दूसरों से भी मैं रिक्वेस्ट करके चीज़ें लाऊंगी। बट यहाँ पर आर्मी गुडविल स्कूल में तो बस मुझे सिर्फ बोलने की देरी होती है, सर हमें ये चाहिए वो चाहिए, विद इन नो टाइम वो चीज़ें स्कूल में पहुंची होती है। तो आई एम रियली लकी कि मैं आर्मी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। खुरद साहिबा, जैसे कि हर एक फील्ड में, स्पेसिफिकली एजुकेशन या जो भी क्रिएटिव जो भी फील्ड्स होते हैं उनमें रिकग्निशन और मोटिवेशन का काफ़ी अहम रोल रहता है, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को और बिल्डअप कर पाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपकी सर्विसेज की वजह से को रिकॉग्नाइज करते हुए जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से नवाजा फॉर योर अचीवमेंट इन एजुकेशन फील्ड, तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की जो रिकग्निशन होती है, या आपके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली इसके क्या मायने हैं, इससे क्या कितना इम्पोर्टेंस होता है इस तरह के अवार्ड्स का, स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स का, जिस तरह से जो आपकी तरह जो एजुकेशन की फील्ड में या किसी भी फील्ड में उनका मोरल कितना बूस्ट अप होता है इससे? बिल्कुल। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेरा ये जो प्रोफेशन है, मैंने पहले मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल में दिया था जी। वहाँ फर्स्ट टाइम मुझे एक्टिव टीचर बोल के मुझे एक गिफ्ट दिया गया था। तो उस वक्त मुझे लगा था कि भाई वाकई शायद मैं कुछ कर रही हूँ। मतलब पहले मुझे लगता था भाई नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है मेरे से। तो वहाँ से थोड़ा मुझे इंस्पिरेशन और मिली कि भाई मैं हाँ और कर सकती हूँ। उस वक्त हमारे प्रिंसिपल ने मुझे 1000 रुपीज़ दिया था कि यू आर डूइंग गुड इन दिस फील्ड। तब मुझे लगा कि भाई 1000 रुपीज़ को छोड़ो, बट जब सबके सामने अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी बात, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने सारे टीचर्स के बीच में आप फर्स्ट टाइम एज ए टीचर ज्वाइन कर रहे हो और आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके बाद आर्मी गुडविल स्कूल में आने के बाद तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, आई कैन से। वहाँ पर सबसे पहले मुझे एज बेस्ट टीचर मुझे अवार्ड दिया गया। उसके बाद मुझे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग हमारा एक कंपटीशन रहता था, आई कैन DFC चैलेंज, ठीक है, वो एक हमारा फेस्टिवल रहता है। उस वक्त हमें एक चैलेंज दिया गया था कि आप कुछ ऐसा चीज़ बनाओ जो आपकी सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जो आपके स्कूल के लिए भी अच्छा रहे। तो हमारे स्कूल में क्या रहता था, एक हमारा प्लेग्राउंड है, वहाँ पर बच्चे जो है वो खेलते खेलते उनके बॉल नीचे गिर जाता था। कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा था भाई यहाँ पर एक फेंस ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आर्मी ने फेंसेस तो बनाए हुए हैं, बट ऊपर साइड में थोड़ा सा फेंस बना हुआ है, बट वो एरिया थोड़ा सा ओपन था जहाँ पर बॉल नीचे वाले ग्राउंड पे गिर रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई हाँ कुछ ज़रूरत है
वही हम सभी टीचर्स फिर साथ में बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या बने क्या बने। फिर माइंड में अचानक यही आ जाता है कि भाई क्यों ना हम फेंस ही बनाए। अब फेंस बनाना, सीमेंट लाना, ये लाओ वो लाओ, उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आने थे। फिर हमने बोला सोसाइटी के लिए भी अगर ये करना है तो हम क्यों ना डिस्कार्डेड बॉटल्स को ही यूज़ करें। तो हमने उसमें क्या किया, हमने डिस्कार्डेड बॉटल जो कोल्ड ड्रिंक के होते हैं या पानी के होते हैं, बच्चों से कहा कि भाई वो बॉटल्स लाओ। तो सब बच्चों ने क्या किया, अपने बैग में 2-2, 3-3 बॉटल्स डालकर वो लोग लेके आए। तो फिर पेरेंट्स का मुझे कॉल आ रहा है, मैम आप क्या कर क्या रहे हो स्कूल में, बच्चों को पढ़ा रहे हो कि आप ये फजूल चीज़ें सिखा रहे हो। मैंने कहा सर ये फजूल चीज़ें नहीं है, दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। क्योंकि आप जितना बच्चों को सिखाओगे कि एनवायरनमेंट साफ़ रखना है, आपका सोसाइटी साफ़ रखना है, तब आपका बच्चा एजुकेटेड है। ऐसे ही बुकिश नॉलेज सिर्फ रट्टा करा के आपका बच्चा, हम उसको एजुकेटेड नहीं कहेंगे। उसके बाद फाइनली हमारा जो फेंस है वो हमने बनाया। अब उसमें हमने क्या सोचा कि भाई आर्मी स्कूल है तो हम क्या करेंगे, इसको तिरंगा कलर करेंगे। तो हमें उसी चीज़ को लेकर हमने क्या किया, नेशनल लेवल में हमने पार्टिसिपेट किया इस फेस्टिवल में। तो बाद में हमें पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे स्कूल ने टॉप किया है मोस्ट रेप्लिकेबल आइडियाज़ में। तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग फर्स्ट आ गए थे। उसके बाद वहाँ पर एजुकेशन हीरो का भी मुझे अवार्ड दिया गया। उसके बाद हमारे स्कूल को हमारे सारे टीचर्स लाइक 6 बजे तक बैठ के हम वो फेंस बना रहे होते थे। जब तक बच्चों का छुट्टी होता था, कभी कभी उनको भी हम इन्वॉल्व करते थे। छुट्टी के बाद भी क्लासेस उनका चलते रहता था, बीच बीच में जिनका भी वैकेंट हो उन बच्चों को हम इन्वॉल्व करते थे। तो सारे टीचर्स, इवन आया लोग या कोई भी हो, सब बैठकर हमने वो फेंस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मुझे 9th प्रिंसिपल टीचर्स का भी अवार्ड दिया गया एक्सीलेंस इन एजुकेशन में। उसके बाद फिर डेडिकेटेड स्टाफ का अवार्ड दिया गया। उसके बाद फिर से अगेन 2023 में मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। तो फिर हमारा वहाँ पर उधमपुर में एक कंपटीशन हुआ था टीचर्स का, जिसमें टीचिंग मेथड्स हमें दिखाने थे TLMs यूज़ करके, और ये कहा गया था कि हमें चीपेस्ट सोर्स यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर हमारा जो चीपेस्ट सोर्स मीन्स अंडा जो हम यूज़ करने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं, उसको कलर करके मैंने TLM बनाए। फिर राशन की बोरी को काट कर TLMs बनाए। तो वहाँ पर भी मुझे स्टेट अवार्ड दिया गया था, 2nd पोजीशन में आ गई थी भारतीय इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग में। तो इस तरह से आर्मी स्कूल में मैंने बहुत सारे अवार्ड्स कमाए। तो कहीं ना कहीं जितना मैं काम कर रही थी स्कूल के लिए, उतना ज़्यादा और मन करता था। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मोटिवेट हो रहे थे। तो आपको दिख ही रहा होगा कि भाई इस जर्नी में जब इतना अवार्ड्स मुझे मिल रहा था, तब मैं और हिम्मत कर पा रही थी। अगर पहले ही किसी ने डांटा होता, जैसे पेरेंट्स से मैंने आपको कहा कि वो पहले ऐसे डांट रहे थे या कोई भी हो, फिर एक टीचर को आप जब एनकरेज करते हो, वो टीचर जो है वो और भी ज़्यादा मेहनत लगाता है। एनकरेजमेंट की ज़रूरत जैसे बच्चे को है तो टीचर्स को क्यों नहीं। टीचर इतना मेहनत लगा रहे तो ऑब्वियस सी बात है उनको इनकरेज तो करना ही है किसी भी तरह। जहाँ यहाँ भी इस बार भी जैसे आपने देखा स्टेट अवार्ड्स भी टीचर्स को दिया गया, तो उन टीचर्स को भी कितना ज़्यादा अच्छा लगा होगा कि भाई हाँ हमारा मेहनत ज़ाया नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली कोई भी टीचर जो है वो ये नहीं सोचता भाई हर वक्त मुझे पैसा ही दिया जाए, पैसा ही दिया जाए। चाहे अब छोटा सा ही क्यों ना पेन दो एज एन एनकरेजमेंट, वो भी उस टीचर के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इवन भारती फाउंडेशन का पहला मेरा गिफ्ट जो ट्रेनिंग टाइम पे दिया था, वो एक बॉल था जो स्पॉन्ज बॉल्स होते हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट का। तो वो भी मेरी लाइफ में एक हम कहेंगे एनकरेजमेंट टूल जैसा मुझे बना था जी। तो इसी तरह बच्चों को भी मैं स्कूल में भी टीचर्स को कहती हूँ, भले ही एक पेंसिल क्यों ना हो, क्लास में जाके बच्चे को दे दो, वेरी गुड आज तुमने कॉपी अच्छा रखा है जी। या फिर आज तुमने कवर किया है, कुछ ना कुछ, चाहे एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो। क्योंकि एनकरेजमेंट से ही क्या हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इंकरेजमेंट का काफ़ी एक रोल रहता है, तो डिस्करेजमेंट का कितना रोल रहता है, तो बट स्पेसिफिकली इस बात पे कि मैं इस चीज़ को लाना चाहूँगा अपने कन्वर्सेशन में जी। एज अ वीमेन एजुकेटर हमारे लद्दाख में, कारगिल में कितना चैलेंज है एज एन वीमेन एजुकेटर, इस चीज़ को तो आपने पहले भी हमारे कन्वर्सेशन में थोड़ा टच किया जी। मैं चाहूँगा कि थोड़ा ब्रीफ में अगर आप समराइज़ करेंगे कि बीइंग ए वीमेन कितना चैलेंजिंग है हमारी जगह पे एज एन एजुकेटर काम करना जी। हमारे यहाँ पर अभी जैसे हम सभी देख पा रहे हैं कि विमेन जो है वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
क्योंकि वुमेंस का जो है अभी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गया है। अभी आप देख लीजिए बहुत सारे टीम्स बने हुए जिसमें ज़्यादातर गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितना अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो गर्ल्स जा रहे हैं, कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं तो गर्ल्स कर रहे हैं। दैट मीन्स गर्ल्स को भी अभी एक्सपोजर मिला हुआ है। बट कहीं ना कहीं हमारे टैलेंटेड गर्ल्स अभी भी कुछ जगहों पर अभी भी उनको डिस्करेज किया जा रहा है। वो भी मुझे बोलते हैं कि भाई मेरे कुछ कहीं मैं किसी जगह गई थी, वहाँ मुझे बोला गया कि भाई आपको कोई कुछ नहीं बोलता कि आप कहीं भी जाते हो, कभी आप किसी टीम के साथ कहीं जा रहे होते हो, कभी आप इवन शाम तक पढ़ा रहे होते हो, फिर रात को आप घर वापस आ रहे होते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलता क्या? मैंने कहा भाई दुनिया में बोलने वाले लोग बहुत हैं, अगर आप सबका सुनते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर जो टैलेंट है जितना आप उसे शो करोगे, जितना आप सोसाइटी में यूज़ करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना जो लोग जो है वो ख़ुद आपके पास आएंगे, उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। मगर अगर आप शर्माते रहोगे, अगर आप डरते रहोगे तो क्या हो जाएगा, आप और भी ज़्यादा अपने जो आपका ट्रैक है उससे आप पीछे हट जाओगे। तो आपको वो चीज़ करना नहीं है, आपको हिम्मत जुटाना है। और जितना हो सके मैं बार बार फैमिलीज़ पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली गर्ल्स को कभी ना रोके। क्योंकि हाँ रोके मतलब ये नहीं कि गर्ल्स अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़े या वो पेरेंट्स अलाउ कर रहे तो वो इस चीज़ को मिसयूज़ करें, ऐसा नहीं है। बट जितना आप सोचिए कि भाई पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आपको उस ट्रस्ट को बिल्ड रखना है, उसको टूटने नहीं देना है। और जिस चीज़ के लिए आपका पेरेंट्स ने आपको ट्रस्ट दिखाए उस फील्ड में आप कुछ करके दिखाओ। कल आपके पेरेंट्स खुद बोलेंगे बेटा जाके ये चीज़ करो क्योंकि आप इसमें अच्छे हो, तो आपको कभी हिम्मत नहीं हारने। तो गर्ल्स को ऑलवेज आगे आना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। की कमी के वजह से मैं एक सवाल का आपसे बहुत ब्रीफ में आंसर चाहूँगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या मोटा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? थोड़ा अगर ब्रीफ में अगर बात कहेंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त की कमी है, इसके बाद आखिरी सवाल पे भी जाना है। जी नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा अच्छा है, मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ। बट जहाँ तक मैंने खुद फील किया है, मैं अपने इसमें बता दूँ, हमें बेसिक एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहा तो आगे बच्चा कहीं भी हार नहीं मानेगा। बेसिक में जैसे हम अभी छोटे चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, बड़े होकर बच्चा उसी चीज़ में पीछे रह जाता है। जैसे अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें या फिर उनके इवन स्पेलिंग्स की बात करें, है ना, अभी से अगर छोटे में हमने ध्यान दिया, आगे जाके क्या हो जाएगा, वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो बस इन्हीं चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, और उससे पहले आपको मेरा आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। तो आपका आज की जनरेशन के लिए, स्पेसिफिकली यूथ्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, कंसिडरिंग यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सेक्टर, और दो स्टूडेंट्स या दो यूथ्स हु एस्पायर टू बी ए टीचर, क्या चैलेंजेस रहेंगे कि जिनके लिए उनको प्रिपेयर होना चाहिए मेंटली या किसी तरह से? तो क्या रहेगा आपका एक जनरल यूथ्स के लिए पैगाम, और टू दोस्त who are aspiring to becoming a teacher? बिल्कुल, तो मेरा यही मैसेज रहेगा सबके लिए कि आप लोग जो कोशिश कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहें। ये नहीं कि भाई पहले मेरे से नहीं हो रहा है तो आप उसी वक्त छोड़ दोगे। कोशिश करो, क्योंकि कोशिश के बगैर हम कहीं नहीं पहुंचते। अभी मैं अपना एग्ज़ाम्पल ले लूँ, मैंने डिग्रीज़ किए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट मैं हार नहीं मान रही हूँ। तो जब मैं हार नहीं मान रही हूँ तो आप सभी में तो ऑब्वियस सी बात है मेरे से ज़्यादा हिम्मत आनी चाहिए। इवन बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सब में बहुत ज़्यादा हिम्मत आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी फैसिलिटीज़ ज़्यादा है जो मेरे टाइम पे उतना ज़्यादा हुआ नहीं करता था। बट मेरे पेरेंट्स जो है जितना हो सके वो मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो जाते थे, स्ट्रेस हो जाते थे। तो इन चीज़ों को स्ट्रेस लाइन में लेके नहीं जाना जितना मैंने लिया था, तो उस वजह से मेरा देखो 1 साल मेरा ज़ाया हो गया था। तो ये चीज़ आप लोग नहीं करना, आप लोग बस हिम्मत करते रहना, जितना हो सके कोशिश करते रहना। इवन मुझे जैसे पहले भी कहा आपने कि डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जो मिला था, उस टाइम पे मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो मैं रो रही थी, मैंने कहा भाई सच में मुझे कुछ ऐसा मिला है। मैं बार बार कॉल जो डीसी ऑफिस से कॉल आ रहा था, मैं इनको पूछ रही थी कि सच में मुझे मिला है, वो बार बार पूछ रहे थे
हाँ, आप कुर्रतुल-ऐन ही हो ना, आप क्यों यकीन नहीं हो रहा है? तो सोचो भाई, वो चीज़ आपकी लाइफ में आना ये बहुत मायने रखता है। तो आप लोग भी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, हार नहीं मानना और अपने पेरेंट्स को कभी उनका भरोसा टूटने नहीं देना। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इवन आपके टीचर्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको हारने नहीं देना, क्योंकि टीचर जो है वो खुद भी आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगाता है। नो डाउट आप भी मेहनत करते होंगे, बट पहले ही ना दिखे तो हार मान जाते हो, ये चीज़ नहीं करना। पहले ना दिखे, अब बोलो भाई इस वक्त मेरा 5% शायद कमी रह गया होगा, उस 5% को हम नेक्स्ट में फुलफ़िल करेंगे। तो बस यही मैसेज है मेरा। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही आपके साथ। होपफुली इन फ्यूचर टाइम्स फिर कभी मुलाकात हो आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थी कुर्रतुल-ऐन, जो कि एक एजुकेटर हैं, ज़िला करगिल से ताल्लुक़ रखती है। इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको भी जानने का मौका मिला, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा। तो इसी तरह की बहुत सारी और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फ्यूचर में भी आपके साथ हम पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मुर्तज़ा फ़ाज़ली और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए DIPR का यूट्यूब चैनल।